अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है फिज़िक्स का रिव्यू लेक्चर। पहले रिव्यू में मैंने आपको दिया था 5 लेक्चर तक जितना भी हमने टॉपिक्स वगैरह पढ़ लिए थे वो रिव्यू आपको मिल गया था। अब जो है हमने स्टार्ट करना है, हमारा जो 6 लेक्चर था उससे ऑनवर्ड जितने भी आपको मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन सबको एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये क्या है, हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, यहाँ से स्टार्ट किया था कि 2.7 वाला कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, कि उसका जो था उसको हम कहते थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको हम शो करते हैं जी से, और उसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने सिर्फ इसमें यही शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना था। नेक्स्ट मैंने आपको करवाए थे न्यूमेरिकल्स, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स तो मैंने आपको करा दिए हैं, वो तो दोबारा से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो आप पीछे देख लीजिए। और उन सब न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया था कि आप अपनी कॉपीज़ पर करने हैं और अच्छे तरीके से करने हैं। न्यूमेरिकल्स पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद आ जाता था कि नेक्स्ट चैप्टर में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो फिर करते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी डेफिनेशन करनी है डायनामिक्स की, कि इसकी डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। कि जो हमारे पास है उसका ये मैकेनिक्स की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन उसका कॉज जो है वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो था मैंने आपको बताया था ये वाला टॉपिक फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। फोर्स हमारे पास क्या होती है कि इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो है पेज नंबर 58 पर है आपकी। अ फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप्स द मोशन ऑफ द बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अब क्या है कि कोई फोर्स होती है हमारे पास कि जो है वो किसी भी बॉडी की मोशन को स्टॉप करती है या फिर उसको रेस्ट से मोशन में लेकर आती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था आपने इसका यूनिट लिखना है न्यूटन, और ये बताना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद है हमारे पास टॉपिक इनर्शिया। इनर्शिया क्या था कि मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्ट करता है। अगर बॉडी मूव कर रही है उसकी मोशन को जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को, तो वो जो है अपनी मोशन को रेजिस्ट करता है कि मैं ये अपनी मोशन चेंज नहीं करूँगा, अपनी स्टेट चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, तो वो हमारे पास इनर्शिया था। इनर्शिया ऑफ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। वो अपनी रेस्ट और मोशन के स्टेट में जो चेंज आएगा उसको रेजिस्ट करेगा कि मैं अगर रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में ही रहूँगा, अगर मैं मोशन में हूँ तो मोशन में ही रहूँगा। ये इनर्शिया था आपके पास। नेक्स्ट जो है आपके पास मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, ये था मोमेंटम आपके पास। आपने इसमें इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ये किस वजह से होता है, उसकी मैस एंड वेलोसिटी की वजह से। इसका फॉर्मूला क्या था, P = mv, और ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। इनर्शिया की डेफिनेशन भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, मोमेंटम की डेफिनेशन भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, और उसके बाद फोर्स की डेफिनेशन भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगी। उसके बाद आ जाता है जी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। के न्यूटन के हमारे पास 3 लॉज थे जिसको हम जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के नाम से, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को उसकी स्टेटमेंट क्या है, ये पेज नंबर 59 पे आपको देता है उसकी स्टेटमेंट। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्स ऑन इट। मतलब कि बॉडी जो है अपनी रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन की जो हालत है वो स्ट्रेट लाइन में जारी रखेगी जब तक कि वो क्या करेगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगती। अगर बॉडी मूवमेंट कर रही है तो वो मूवमेंट करती रहेगी अनटिल अनलेस क्या होगा कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम उसको स्टॉप नहीं कर देते। इसकी एग्जांपल्स क्या थी जो हमने पढ़ी थी कि अगर जो है एक बुक जो है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो वो पड़ी ही रहेगी जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको वहाँ से हटा नहीं देते। अगर एक गाड़ी चल रही है तो वो गाड़ी चलती ही रहेगी जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, ब्रेक लगाकर उसको रोक नहीं देते। मतलब कि अगर जो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है तो उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो उसकी जो है हालत वही रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ये था आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये आपको लॉन्ग में ही आता है। उसके बाद जो है आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था।
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F इक्वल्स टू एम ए, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है कि जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के। ठीक है, ये है इसकी जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है। आगे जो इसकी स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की ही डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, अभी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इसकी मैग्नीट्यूड किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जब फोर्स लगा दी उसके ऊपर, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की डायरेक्शन में होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो इसके स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ी, मैथमेटिकल फॉर्म में हमने क्या किया था कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, और यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी इन्वर्सली का हम लगाते हैं तो साइन यही लगता है लेकिन 1/, में वैल्यू आ जाती है। ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के, और ए, इन दोनों इक्वेशंस को हम इकट्ठा कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, ए यहाँ पर ऊपर अगर f आया तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास m के। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर m जो था इधर जाके मल्टीप्लाई कर गया तो f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, ma के। और यहाँ पे हमारे पास ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है इसको हटाकर हमने क्या करना होता है, हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होता है। अगर हम कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया f इक्वल टू के एम ए, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि k की वैल्यू को हम ले लेते हैं कि k इक्वल्स टू 1 है। दैट्स वाई हमारे पास k की जगह 1 लगा दिया तो f इक्वल्स टू m है। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा। जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे उनमें ये यूज़ हो रहा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद जो है हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या है कि फोर्स का यूनिट। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है न्यूटन की डेफिनेशन है कि न्यूटन हमारे पास क्या होता है, न्यूटन बेसिकली हमारे पास फोर्स का यूनिट है। और फोर्स के यूनिट की मतलब न्यूटन की डेफिनेशन क्या है, 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg। वो 1 kg मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस कर दे तो हमारे पास फोर्स कितनी लगेगी, 1 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन इक्वल्स टू मास का यूनिट क्या होता है, 1 kg होता है, तो यहाँ पे 1 kg लगा दिया। और उसके बाद एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और साथ में हमने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है तो 1 लगा देंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स दैट 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो तो हम ये लिख सकते हैं, ये हो तो हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पहले मैंने आपको डिफरेंस करवाया था मैस और वेट में। तो मैस और वेट में हमारे पास क्या था कि मैस हमारे पास क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे पास क्या है, मैस जो है वो कांस्टेंट रहता है हर जगह पे, और जो है वेट जो है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है वेट कम ज़्यादा होता है। और वेट बेसिकली हमारे पास फोर्स ही होता है, W इक्वल्स टू mg वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये सिर्फ जो था मैस और वेट का डिफरेंस था। नेक्स्ट जो है उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। ठीक है, अगर हम किसी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्शन कर रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वो हमारे पास रिजल्ट में क्या देगा, हमें रिएक्शन देगा। एक्शन का हमेशा रिएक्शन ज़रूर होता है। अब हमारे पास इसकी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वो क्या है हमारे पास, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हमेशा जो है वो एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन जो रिएक्शन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर हम जो है बॉल दीवार पे मार रहे हैं तो बॉल का दीवार पे जाना एक डायरेक्शन में है तो वो एक्शन हो गया। अब जो है बॉल जब रिएक्शन देती है, दीवार जब रिएक्शन देती है तो वो क्या करती है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब बॉल हमारे पास वापस आते ही है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है ना, तो रिएक्शन क्या हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। एक और एग्जांपल थी इसकी बैलून वाली के, उसको बैलून हवा से भरा हुआ है, तो अब जब क्या किया है, जब जो एयर है एस्केप करती है तो वो क्या करती है, बाहर की तरफ आती है और बैलून ऊपर की तरफ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है रिएक्शन के। वहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है,
कि हवा बाहर निकल रही है और वो उस जो हवा है उसके ऊपर रिएक्शन क्या दे रही है कि बलून उधर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी जो है लॉ के ऊपर वो काम करते हैं, ये रॉकेट्स वगैरह के वो ऊपर की तरफ जाते हैं, गैसेस नीचे की तरफ आती हैं। ये एक्शन और रिएक्शन का है सारा। तो ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कंप्लीट हो गया कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। नेक्स्ट जो था आपके पास मैंने बताया था कि टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। अब जो था टेंशन होती क्या है, टेंशन मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स होती है जो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है ऊपर की तरफ, वो हमारे पास क्या है कि टेंशन की फोर्स होती है। ये मैंने आपको टेंशन की डेफिनेशन करवाई थी। उसके बाद हमारे पास 2 केसेस थे कि अगर हमने क्या किया है कि एक पुली ली है और जो दोनों मैसेज थे हमारे वो क्या है वर्टिकली जो है वो मूव कर रहे हैं। अब जो है वर्टिकल मोशन के लिए हमने क्या किया था यहाँ पर कि जो 2 मैसेज थे हमने लिया था, एक मैस ए था एक मैस बी था। जो मैस ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, जो मैस कम होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इन दोनों को हमने एक पुली में से गुजार दिया था। अब क्या है दोनों का वेट है, वेट क्या है हमारे पास mg होता है, तो ये m1 का m1g और हमारे पास m2 के लिए हम मैस के लिए क्या वेट लगाएंगे m2g। टेंशन हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ही लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्या था कि हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा है, अगर जो है हमारे पास वेट ज़्यादा है तो टेंशन कम होगी और अगर हमारे पास वेट कम है तो टेंशन ज़्यादा होगी। ये है हमारे पास। अब देखें यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट वाले में वेट ज़्यादा है तो टेंशन कम होगी, तो हमारे पास नेट फोर्स उसके ऊपर क्या अप्लाई की थी हमने कि इसमें से हमने ये माइनस कर दिया। और दूसरे वाले में से क्या नेट फोर्स थी कि यहाँ पे टेंशन ज़्यादा थी, तो हमने क्या किया था कि टी में से हमने वेट mg2 को माइनस कर दिया था। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन मैंने आपको वो सारा मैथमेटिकल जो था वो बोर्ड पे समझाया था किस तरह से हमारे पास आया था। एक इक्वेशन ये आ गई थी हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई थी, हमने उन दोनों को ऐड किया था इक्वेशन को। यहाँ पर वो नहीं है लेकिन मैंने आपको बोर्ड पे करवाया था। तो आपने क्या करना था, दोनों को ऐड करके तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके उसको ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन आता था। और उसके बाद हम क्या करते थे कि पहले हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, अब हमने क्या करना था कि इन्हीं दोनों इक्वेशंस को, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को हमने डिवाइड करना था। डिवाइड करके हमारे पास ये वाला जो था एक्सप्रेशन निकला था। और उसके बाद जो था ये वाला एक्सप्रेशन कि जी के लिए हम किस तरह से निकालेंगे, तो हमने ये 3.8 वाली जिसने इक्वेशन बताई हुई है हमने इसको ही यूज़ किया था कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया था और ये इधर जाके डिवाइड कर गया था। तो हमारे पास क्या है g इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 और a, ये हमारे पास g की वैल्यू निकल आई थी, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन हमने निकाला था टेंशन और एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट जो हमने किया था वो था कि एक जो है हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है बॉडी और एक हमारे पास वर्टिकल मूव कर रही है। अब देखिए इसमें हमारे पास ए बॉडी है उसका वेट कितना है m1g और हमारे पास बी बॉडी है उसका वेट कितना है m2g। इसमें वही सीन है कि यहाँ पर जो है बॉडी ए का वेट ज़्यादा है और बॉडी बी का वेट कम है। अब यहाँ पर टेंशन लगेगी। अब यहाँ पर जो है ए के ऊपर तो वही है कि यहाँ पर ए वर्टिकल अगर मूव करे तो इसमें 2 हमारे पास फोर्सेज लगेंगी। एक कौन सी है उसकी कि वेट है और एक उसका क्या है टेंशन है, ये इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है, ठीक है। लेकिन बी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी मैंने आपको बताया था। बी के ऊपर हमारे पास लग रहा था वेट m2g ऑफ द बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड, जो वेट है डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और रिएक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जो रिएक्शन फोर्स थी वो अपवर्ड लग रही थी। उसके बाद क्या था, तीसरी चीज़ जो थी वो टेंशन थी स्ट्रिंग के अंदर। ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ना, तो इसके अंदर टेंशन थी। एक ये वेट नीचे की तरफ, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ और हमारे पास टेंशन यहाँ पर स्ट्रिंग में, ये 3 फोर्सेस लगी थी। अब क्या होगा, ये जो वेट और रिएक्शन है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ टेंशन। मतलब बी के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो उसकी क्या थी हमारे पास टेंशन, और टेंशन हमारे पास क्या है m2a लगा दिया उसके ऊपर यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया था, जैसे वहाँ पर 2 इक्वेशंस आ जाती थी उनको हमने ऐड किया था। यहाँ पे भी हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर ले आएंगे। फिर ये जो वैल्यू आई थी इसको हमने पुट किया था एक ही वैल्यू को ये वाली 3.11 वाली इक्वेशन में और हमारे पास टेंशन निकल आई थी, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चंस ये भी हो गए, केसेस जो थे आपके कंप्लीट। उसके बाद जो टॉपिक था हमारे पास वो था फोर्स एंड द मोमेंटम, कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है।
अगर इनका रिलेशन हमने देखना था तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर जो हमारे पास एक बॉडी थी वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, कुछ टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी.एफ। अब हमारे पास उसका कुछ मास भी होगा, तो हमने क्या निकाला था, इसमें से हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला था, हमने इसमें से फाइनल मोमेंटम निकाला था। इनिशियल मोमेंटम को हमने शो कर दिया था पी.आई से और फाइनल मोमेंटम को हमने शो कर दिया था पी.एफ से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने जो था उसकी इनिशियल मोमेंटम के लिए फॉर्मूला मोमेंटम का ही यूज़ किया था, लेकिन वेलोसिटी वी.आई यूज़ की थी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम के लिए जो था वो वेलोसिटी वी.आई यूज़ करनी है आपने, और फाइनल मोमेंटम के लिए आपने वेलोसिटी वी.एफ यूज़ करनी है। यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम भी आ गया, फाइनल मोमेंटम भी आ गया, दोनों को हमने माइनस करना है क्योंकि हमने चेंज निकालना है। चेंज के लिए हमने माइनस कर दिया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास दोनों को माइनस करके। आगे हमने क्या निकालना है, हमने रेट निकालना है। तो रेट के लिए क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन आती है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर जो है m कॉमन आ रहा है, m को कॉमन ले लिया, वी.एफ माइनस वी.आई डिवाइड बाई टी आ जाता है आपके पास। और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है वी.एफ माइनस वी.आई डिवाइडेड बाई टी, ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो आपने इस सब को रिप्लेस कर देना है एक्सेलरेशन से। जो न्यू इक्वेशन है आपके पास वो आएगी पी.एफ माइनस पी.आई डिवाइड बाई टी इक्वल्स टू m.a। अब आपने क्या करना है, m.a की जगह क्या लगाएंगे हम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि F इक्वल्स टू m.a, दैट्स वाई m.a की जगह हमने रिप्लेस कर दिया F को। तो हमारे पास क्या है, फोर्स और मोमेंटम का ये रिलेशन निकल आया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपने एक स्टेटमेंट देनी है कि ये जो फोर्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन है आपके पास। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी के, ठीक है। ये फोर्स जो है इसके इक्वल आ गई। अब क्या करना होता है आपने, अगर आपके पास ये आता है कि आप रिलेशन निकालें, तो पहले तो आप स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रूफ करते हैं। बुक में क्या दिया होता है, पहले आपको प्रूफ करता है फिर स्टेटमेंट देता है। तो पेपर में आप क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट देते हैं फिर आप प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक था आपके पास वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि ये हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको बताया था कि उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा अगर जो है दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक आइसोलेटेड सिस्टम में एक दूसरे के जो है साथ इंटरेक्ट करी हैं। तो क्या होगा कि इंटरेक्ट करने से पहले जो उनका मोमेंटम था वो, और इंटरेक्ट करने के बाद जो उनका मोमेंटम है वो उनका कंजर्व रहेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट के बाद जो आपने इसकी आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको कहा था कि वो आपने करनी है, फिर आपने एग्जांपल्स देनी थी यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपके पास जो दो एग्जांपल्स थी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपने एक एग्जांपल देकर तो वहाँ पे भी वाइंड अप कर सकते हैं टॉपिक को, लेकिन अगर आप दो देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर उसमें स्पेसिफाई किया है कि आपने ये वाली बॉल्स वाली बॉडीज़ वाली जो एग्जांपल देनी है तो आप यही देंगे, और अगर उसने आपको गन और बुलेट वाली स्पेसिफाई कर दिया है तो फिर आप वही देंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। तो उनका जो है वो कांस्टेंट रहता है मोमेंटम। इस स्टेटमेंट में हमारे पास एक टर्म आ रही थी आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम हम जो है वो बनाते हैं जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती, उसकी जो हीट है, एनर्जी है सिस्टम के अंदर रहती है, बाहर से कोई भी हीट या एनर्जी अंदर नहीं आती और सिस्टम की हीट और एनर्जी बाहर नहीं जाती, ठीक है। ये था हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक इसकी एग्जांपल क्या थी कि एयर फील्ड बलून था हमारे पास। अब जब हमने क्या किया, उसमें से हवा निकाल दी, एस्केप करी है एयर जो है, तो वो क्या होता है, बलून ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यही एग्जांपल हम पढ़ के आए हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। लेकिन ये क्या है कि वो रिएक्शन देता क्यों है, वो रिएक्शन इसलिए देता है कि जब जो है उसके अंदर हवा भरी हुई है, अब हवा और बलून ने तो एक सिस्टम बना दिया ना, अब क्या है कि उसका कुछ मोमेंटम होगा कि सिस्टम है, तो अब जब हवा निकलना शुरू होगी है, एक्शन रिएक्शन का प्रोसीजर हो रहा है, तो क्या है कि बलून ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा कि उसमें मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देता है। बलून जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देगा। ये इसका ये था, ये एग्जांपल थी डेली लाइफ की। और उसके बाद ये जो थी आपने प्रूफ करना था, जिसमें टू मैसेज लेते थे,
फर्स्ट वाला ये हमारे पास मास जो है वो m1 है और ये हमारे पास क्या है m2 है। उसके बाद जो था ये वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा था, ये u2 से मूव कर रहा था। अब ये जो है कोलाइड कर गए, उसके बाद जो है वो दोबारा से मूवमेंट हुई, तो इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इसकी वेलोसिटी v2 होगी। यहाँ पर जो हमने मोमेंटम निकाला m1 u1 था और इसका m2 u2 था। यहाँ पर हमारे पास m1 u1 हो गया, इसका मोमेंटम हमारे पास m2 u2 हो गया। हमने टोटल निकालना था, तो टोटल में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। हमने कर दिया इनको ऐड, क्या आएगा हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब हमने क्या करना है कि जब बॉडीज़ कोलाइड कर गई और उसके बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हुई u1 से v1 की तरफ, तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि m1 का मोमेंटम हो गया m1 v1 और m2 का मोमेंटम हो गया m2 v2। हमने क्या किया, फिर टोटल मोमेंटम के लिए हमने इन दोनों को क्या किया, फिर से ऐड कर दिया। फिर ऐड करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। उसके बाद हमने स्टेटमेंट दी थी इसकी कि हमारे पास जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो था वो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के इक्वल होगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ m1 u1 प्लस m2 u2 एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये आपकी एक जो है एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट जो है आपके पास ये था कंसिडर सिस्टम गन और बुलेट की एग्जाम्पल। गन और बुलेट की एग्जाम्पल में क्या है कि अगर जो है अभी हमने फायर नहीं किया गन से, तो वो जो उसका इनिशियल मोमेंटम है वो ज़ीरो है, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसका इनिशियल मोमेंटम हमने ले लिया कि वो ज़ीरो है। नेक्स्ट जो है हमने गन से फायर किया, बुलेट जो है आगे की तरफ मूव की और जो गन है वो रिकॉइल की पीछे, ठीक है। अब जो पीछे की तरफ जो झटका खाती है गन, वो किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है ताकि जो है उसका हमारे पास मोमेंटम जो है वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है। फाइनल मोमेंटम भी उसका जो है हमारे पास पूरे सिस्टम का वो ज़ीरो आ जाए, क्योंकि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी हमारे पास ज़ीरो था। जब जो है गन पीछे की तरफ झटका खाएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। जब पॉजिटिव नेगेटिव वो ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ऑब्वियसली ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था कि यहाँ पे इसमें शो किया है कि मास ऑफ द गन, क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादा है तो हमने इसको कैपिटल M से, वेलोसिटी ऑफ द गन कैपिटल V से, मास ऑफ द बुलेट स्मॉल m एंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ स्मॉल v। हमने क्या किया, दोनों को मोमेंटम जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया है, दोनों को ऐड कर दिया। मोमेंटम ऑफ द गन इज़ mv एंड प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज़ स्मॉल m स्मॉल v। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ जाता है। फाइनल हमारे पास क्या था, ये वाला था, फाइनल लगा दिया, इनिशियल हमने ये लगा दिया। यहाँ से हमने अपनी वेलोसिटी निकाली कि इस वेलोसिटी के साथ गन जो है पीछे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और मैं आपको अटैम्प्ट करना बता चुकी हूँ कि आपने किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका वो है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आती है तो आपने फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, एक दो उसको कॉज लिख देना है, इनफ है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, रगड़ की फोर्स होती है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, कि जो उसकी मोशन को अपोज करती है वो हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन है। इसके कॉजेज़ क्या हैं कि इसमें जो दो सरफेसेस अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो उसके जो पिट्स और बम्प्स हैं वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि वो अच्छे स्मूथ से नहीं चल पाती, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, एक रगड़ की फोर्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन है। नेक्स्ट जो है इसकी मैथमेटिकल थी फॉर्म, मैंने आपको बताया था। उसके लिए हमने क्या किया था कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और नॉर्मल रिएक्शन। अब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एक हद तक जो है हम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकती, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उसके बाद जो था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमने क्या किया था कि अगर हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है कि ये क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, यहाँ से यहाँ तक थी। उसके बाद जो था मैंने आपको एफएस बता दिया था कि एफएस क्या है, म्यू आर, और आर हमारे पास क्या था, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन मतलब फोर्स मतलब mg, ठीक है। तो यहाँ पर आपने mg लगा दिया, एफएस इक्वल टू म्यू mg के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक्स थे कि ये हमारे पास डिज़ायरेबल है, सम टाइम ये हमारे पास डिज़ायरेबल होती है फ्रिक्शन, सम टाइम ये हमारे पास अनडिज़ायरेबल होती है। जब ये हमारे पास डिज़ायरेबल है, डिज़ायरेबल क्यों है हमारे पास, क्योंकि हम विदाउट फ्रिक्शन ज़मीन पर नहीं चल सकते,
हम फिसल जाते हैं। हमारी अगर रोड्स वगैरह स्मूथ होगी, कोई फ्रिक्शन नहीं होगी वहाँ पर, तो वो क्या होगा कि हमारी गाड़ियाँ फिसल जाएंगी, तो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपका पेन जो है पेपर पे नहीं चलेगा। इसके लिए जो है फ्रिक्शन डिज़ायरेबल है। ठीक है, फ्रिक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया कि वो क्यों डिज़ायरेबल है, उसका कॉज क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उसमें जो 2-3 डेफिनेशंस आ रही हैं वो कर ली। अब जो है रोलिंग फ्रिक्शन की बात हो जाती है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है हमारे पास? रोलिंग फ्रिक्शन क्या है हमारे पास कि व्हील जब इन्वेंट हुआ, पहले जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती थी, तो जहाँ पर हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ पर कि हमें यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो हमारे पास कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे जो फ्रिक्शन कम से कम हो, हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए, हमारी फोर्स थोड़ी कम लगे। क्या हुआ कि व्हील की इन्वेंशन हुई। व्हील की इन्वेंशन से क्या हुआ कि जो था व्हील जब चलता था तो उसका सिर्फ कुछ हिस्सा जो था व्हील का वो इन कॉन्टेक्ट आता था अर्थ के साथ, मतलब ज़मीन या किसी भी सरफेस के साथ, तो उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा इन कॉन्टेक्ट आता था। फिर उस फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वो उसको आगे की तरफ मूव करता था, तो वो रोल करना शुरू हो जाता था कि मतलब एक टाइम में उसका सिर्फ एक ही हिस्सा जो था वो इन कॉन्टेक्ट आता था किसी भी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तो ये था कि पूरी की पूरी दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही थी, तो पूरा उनका जो पार्ट था, पूरी बॉडी इन कॉन्टेक्ट थी विद अदर बॉडी। ठीक है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में क्या हुआ कि सिर्फ जो था उसका कुछ व्हील का जो पार्ट था वो इन कॉन्टेक्ट आ रहा था अदर सरफेस के। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक क्वेश्चन था कि वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो वो आपने ये वाला पूरा पैराग्राफ लिखना था। उसके बाद जो है कि ये क्यों ज़रूरी है। अब ये जो है रोलिंग फ्रिक्शन के लिए हमारे पास एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो क्या है, ग्राउंड ग्रिप। अगर हमारे पास जो है वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगी तो व्हील जो है आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन की ही वजह से तो आगे की तरफ मूव कर रहा था ना, तो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। उसके बाद है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन ब्रेक्स, मतलब कि जो हमारे पास अगर हम ब्रेक्स लगाते हैं, गाड़ी मूव कर रही है, उसके नीचे हमारे पास क्या है कि वो व्हील लगा हुआ है, व्हील जब मूव कर रहा है तो वही वाला सारा फिनोमेना जो मैं आपको ऊपर डिफाइन कर चुकी हूँ। अब क्या होगा कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इंस्टेड ऑफ रोलिंग वो क्या करता है, व्हील हमारा स्लाइड करना शुरू कर देता है। जब स्लाइड करता है तो वो क्या करता है कि वो ज़्यादा उसका पार्ट जो है वहाँ पे रोड के इन कॉन्टेक्ट आ जाता है। जब स्लाइड करेगा तो क्या होगा कि ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, तो इन रिटर्न क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट हमारे पास क्या आता है कि हमारी जो कार है वो स्टॉप कर जाती है। ठीक है, ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो मोशन स्टॉप कर जाती है। ये आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन वाला सारा टॉपिक था। उसके बाद ब्रेकिंग और स्किडिंग का था कि ब्रेकिंग क्या है हमारे पास कि आपने किसी भी चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करते हैं आप। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि वो रुक जाती है। इन रिज़ल्ट सारा प्रोसीजर पुराने वाला कि वो जो गाड़ी वाला मैंने आपको बताया कि वो गाड़ी रुक गई। लेकिन एक है कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चल रही है, ठीक है, तो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ज़्यादा सारी फोर्स अप्लाई करते हैं ब्रेक के ऊपर। ज़्यादा फोर्स से जो ब्रेक लगेगी उससे क्या होगा कि आपकी जो गाड़ी है उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी कि स्लाइड घूमती है, वो स्किड कर जाती है। वो क्या है आपके पास कि इससे एक्सीडेंट भी होते हैं और फ्रिक्शन भी जो है ज़्यादा होने की वजह से जब आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्किडिंग का जो है प्रोसीजर होता है कि हाई स्पीड के ऊपर जो है नॉर्मल फोर्स ही हमें अप्लाई करनी चाहिए ताकि हम इस सब से बच सकें। ये स्किडिंग है कि अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी वाली कार के ऊपर ज़्यादा फोर्स से ब्रेक लगाएंगे तो फिर ये होता है। ठीक है, ये ही था इसके अंदर। उसके बाद जो था आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे कि एडवांटेज हमारे पास क्या है। एडवांटेज मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि डिज़ायरेबल वाले सारे कि इसके एडवांटेज क्या है, हमारा पेन चल जाता है पेपर के ऊपर, उसके बाद हम ज़मीन पे चल लेते हैं, उसके बाद कोई भी जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है तो फ्रिक्शन की वहाँ पे जो है हमारी गाड़ियाँ वगैरह जो रोड पे चलती हैं ये हमें फ्रिक्शन वहाँ पर चाहिए होती है। लेकिन कहीं कहीं हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए होती, कहीं कहीं ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जैसे कि अब हमने जो हमारी मशीनरी चल रही है तो अगर जो है वहाँ पर फ्रिक्शन है वो रगड़ खाती है तो वो क्या करती है, गर्म कर जाती है। गर्म करने से क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। एफिशिएंसी कम होती है तो हमारा जो काम है हमें उसमें मसला हो जाता है, तो वहाँ पर ये फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, अनडिज़ायरेबल है। इस तरह के बहुत से केसेस जो हैं वो उसने आगे डिफाइन किए हुए हैं। मैंने आपको बताया था इसके कि पहले वाला पैराग्राफ आपके पास क्या था, डिसएडवांटेज का था, दूसरे वाला हमारे पास क्या था, एडवांटेज का था। उसके बाद ये था कि अगर हमारे पास ये अनडिज़ायरेबल है, कहीं पे हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ मेथड्स होने चाहिए ताकि हम जो है वो उसको लगा कर तो ये फ्रिक्शन को कम कर सकें। तो उसके मेथड्स सारे हमारे पास कि हम लुब्रिकेंट्स यूज़ करते थे, सरफेस को स्मूथ कर देते था, और उसके बाद क्या था, हम रोलर यूज़ करते थे,
ताकि जो है फ्रिक्शन कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास हमने पढ़ा था वो था हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये टॉपिक हमने पढ़ा था। इस टॉपिक में हमने क्या किया था कि अगर बॉडी जो है सर्कुलर पैटर्न में मूव कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है, तो उसकी मोशन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर आ जाता है तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखें, तो आपने ये इसकी डेफिनेशन के साथ इसका ये बना देना है फिगर कि स्टोन वाले एग्जांपल के साथ नीचे आप ये उसको एक्सप्लेन कर दें कि ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन ऑफ अ स्टोन अटैच विद द स्ट्रिंग, ठीक है। ख़त्म हो जाता था आपका यहाँ से। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये डेफिनेशन थी इसकी। आगे था सेंट्रीपिटल फोर्स। दो फोर्सेस हैं नेक्स्ट। अगर जो बॉडी है सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो उसमें दो फोर्सेज लग रही हैं उसके ऊपर। एक है उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स और एक उसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा वो वाली फोर्स है जो बॉडी को सर्कल में घुमाने के काम आती है, वो उसको सर्कल में घुमाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं कि जो उसके बॉडी को सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक है, तो वो घूम जाता है, बॉडी जो सर्कल में मूव करती है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो थी वो नेक्स्ट पेज पे निकाली हुई थी कि उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल कर तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पुट करके उसकी मैथमेटिकल फॉर्म निकल आई थी। अब ये था कि ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, कोई भी फिजिक्स में हमारे पास फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर जो लेफ्ट पे चीज़ है वो क्या है कि राइट पे जो भी उसका एक्सप्रेशन दिया होता है वो उसी पे डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पर इसी फॉर्मूला से देखें कि फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, फोर्स डिपेंड करेगी मास के ऊपर, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के ऊपर और रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे इसकी डिपेंडेंस भी, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता था, मैंने आपको बता दिया था कि आपने किस तरह से करना है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके पास क्या थी, अभी अगर हमने ये पढ़ लिया है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, देन हमारे पास क्या है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास एक्शन की फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास रिएक्शन की फोर्स होगी ही। अगर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी हमें मिलेगा ही। तो अगर वो जो है एक फोर्स बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रही है तो हमारे पास एक और फोर्स भी होगी जो बॉडी को सेंटर से दूर खींचेगी, ठीक है। और जो फोर्स बॉडी को सेंटर से दूर खींचेगी उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, वो हमारे पास क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, ठीक है। कंसीडर स्टोन, वही वाली स्टोन एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है कि वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ खींच रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको जो है वो बाहर की तरफ खींच रही है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, फिर रिजल्ट हमारे पास ये होता है कि बॉडी जो अपनी सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू करती है। ये आपका रिव्यू लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। जितना पढ़ा था हमने मैंने सारा आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आप सारा कुछ याद कर रहे होंगे साथ साथ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है आपका, आप जितना भी सिलेबस हमने पढ़ा है वो सारा आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जब आप स्कूल आएंगे तो ऑब्वियसली मैं आपसे क्लास टेस्ट भी लूँगी, ठीक है, और जो वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी आपके होंगे ही। तो अच्छे तरीके से इनकी तैयारी कीजिएगा ताकि आपको बोर्ड में कोई भी मसला ना हो। अभी आपके पास टाइम है, अभी इसको प्रिपेयर कर लें। उसके बाद ये वाले जो है डू यू नो वाले ये ब्लॉक्स ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। यहाँ से MCQs वगैरह आ जाते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।